हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं जो निषेचन जो पूर्व घटना होती है वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब निषेचन होता है ये पादप और जीव इन दोनों में यह निषेचन की घटना होती है। तो जब ये घटना होती है तो उसमें कौन कौन से घटना का मतलब कि देखने को मिलता है, उन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और निषेचन की पूर्व घटना के बारे में जानते हैं। तो पहला जो हेडिंग होगा वह होगा निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है ना। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना कौन सी वो घटना होती है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि निषेचन की जो घटना घटती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। एक होता है युग्मनज का, मतलब कि वो घटना घटती है, और एक युग्मनज यानी युग्मनज का क्या स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। तो ये दो मुख्य घटना होते हैं और इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो घटना घटता है, ठीक है ना, ये सभी जीवों में उनके प्रजनन के समय ये घटना घटती है। ठीक है ना। अगर यदि इसका परिभाषा देखा जाए तो सभी जीवों के जो सभी जीव होते हैं जो प्रजनन के समय जो घटना घटती है वो दो स्तरों से घटती है। पहला होता है युग्मनज का बनना या युग्मनज का मतलब कि क्रिया, और दूसरा होता है युग्मनज का स्थानांतरण होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, परिवर्तन हो जाना। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कि कितनी घटनाएं होती हैं? दो घटनाएं होती हैं। ठीक है ना। पहला क्या होता है? युग्मनज। ठीक है ना। पहला क्या घटना होता है? युग्मजनन। ठीक है ना। युग्मक जनन। ठीक है ना। युग्मक जनन का अर्थ समझते हैं। युग्मक जनन जो युग्मक होता है, ठीक है ना, यानी ये नर का युग्मक होता है और मादा का युग्मक होता है। तो दोनों को मिलाने से क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरे में क्या होता है? युग्मन का स्थानांतरण होता है। युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। ये दो मुख्य पॉइंट होते हैं और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि यह पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है ना। जो आज का वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जो युग्मक जनन जो होता है, इसका यदि परिभाषा लिखा जाए तो प्रजनन के जो समय जो युग्मनज जो प्रजनन के समय जो होता है तो नर जनांग से नर युग्मक का निर्माण होता है। याद रखिएगा, नर जनांग से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसका परिभाषा लोग लिखते चलिएगा। नर जनांग से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना। नर जनांग से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। उस समय इनकी क्या होती है? ये अगुणित होते हैं। उस समय, ठीक है ना, उस समय दोनों युग्मक अगुणित अवस्था में होते हैं। अगुणित अवस्था में, ठीक है ना। उस समय नर का भी जो युग्मक होता है और जो मादा का भी युग्मक होता है वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित अवस्था में वह रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन लैंगिक जनन के समय में क्या होता है? वह अगुणिक जो युग्मक होता है वह संलयन के बाद क्या होता है?
संलयन के बाद वह युग्मनज का क्या करता है, यानी द्विगुणित का निर्माण होता है। इसके युग्मनज का निर्माण यानी द्विगुणित का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैंगिक जनन के समय या लैंगिक जनन के बाद, लैंगिक जनन के समय दोनों अगुणित युग्मक के मिलने या संलयन से द्विगुणित युग्मनज का द्विगुणित युग्मक जनन का निर्माण होता है। ठीक है ना, निर्माण होता है। देखिए, लेकिन लैंगिक जनन के समय दोनों जो अगुणित युग्मक हैं वो क्या होते हैं, मिलने के यानी संलयन के बाद द्विगुणित में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, द्विगुणित का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज का निर्माण। जैसे फिगर बना करके समझते हैं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर एक नर है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मादा है। आप देखिए, इन दोनों में 46 है, दोनों में 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों इनके जननांग से क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। ठीक, और इनके जननांग से मादा युग्मक निर्माण होगा। तो ये हो गया आपका मादा युग्मक, ये हो जाएगा मादा युग्मक, और ये हो जाएगा नर युग्मक, ये हो जाएगा नर युग्मक। ये है आपका नर युग्मक और ये है आपका मादा युग्मक। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों मिले, जहाँ पर मिला इन संलयन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर 2n का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n का निर्माण हो जाएगा। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से एक निकल करके आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 46, तो इसमें से आधा निकल करके आएगा। यानी ये क्या है, अगुणित है, इनमें डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ से जब इनका संलयन होगा तो इसमें से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें से कितने आएंगे 23, और इसमें से कितने आएंगे 23। तो यहाँ पर 2n का निर्माण होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2n का निर्माण होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक x निकल कर आएगा और यहाँ से x निकल कर आएगा। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2n हुआ ना, तो वही यहाँ पर 2x हम लिखे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2x, ठीक है ना, यहाँ पर 2x, यानी इसमें से एक निकल कर आया और एक इसमें से, तो 2x होगा। यानी क्रोमोसोम जो 46 है उसमें से 23 इसमें से आएंगे और 23 इसमें से आएंगे। तो दोनों मिलने से कितना हो जाएगा, 23 प्लस कितना होता है 23, 46 होता है। तो यही हमारा एक शरीर की संरचना करने के लिए क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि 2n यहाँ पर होगा। और उसी को कहा गया द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो यहीं पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इसे यहीं पे निषेचन भी कहा जाता है। इस वाले भाग को निषेचन भी कहा जाता है। निषेचन इसी को कहा जाता है, जहाँ दो युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जहाँ संलयन होता है उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। जहाँ पे दोनों अगुणित युग्मक मिलने के बाद क्या होता है, अगुणित युग्मक मिलने के पश्चात क्या होता है, एक गुणित युग्मनज का निर्माण होता है, उसे निषेचन कहा जाता है। और उसे इस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। युग्मकों के निर्माण विभेद की जो प्रक्रिया है युग्मनज क्या कहते हैं, युग्मनज कहलाती है। जो विभेद मतलब इन दोनों में जो अंतर होती है वही युग्मनज कहलाता है। ठीक है ना, इन दोनों में तो अंतर आप लोग को दिखाई दे रहा है, नर मादा दोनों क्या है, विपरीत जनक है। यही दोनों विभेदीकरण, इन दोनों में अंतर होने का क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा एक चीज और देख लिया जाए, इस चीज को हटा दें, ये तो हो गया। एक चीज और इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए। जो युग्मनज में होते हैं
वो एक समयुग्मक होता है और एक विषम युग्मक होता है। थोड़ा इसको जान लेते हैं, समयुग्मक और विषम युग्मक क्या होता है। समयुग्मक और विषम युग्मक, समयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक मतलब कहने का मतलब ये होता है कि सम मीन्स क्या होता है, समान। वह समान युग्मक दोनों एक ही जैसे समान युग्मक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नर ही है तो नर है, मादा है तो मादा है। देखिए जैसे यहाँ पर ये दोनों एक ही जैसे समान दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जैसे क्या होंगे, समान दिखाई देंगे। इन दोनों में कोई परिवर्तन है, इसे समान युग्मक कहा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं युग्मक, इसलिए इनको समान युग्मक कहा गया है। जिससे आप लोग एग्जाम्पल में देखा है तो सवाल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। शैवाल की जो आकृति होती है वो क्या है, वो शैवाल या कवक जो उनकी आकृति होती है वो सेम होती है, लेकिन उनमें क्या है, संरचनाएं जो होती है उनकी जो क्रियात्मक होती है वो कार्य अलग होता है। क्रियात्मक मतलब जो कार्य उनका होता है वो अलग होता है। संरचना तो एक ही होती है, इनकी संरचना देखिए दोनों सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन जो इनका जो कार्य होगा वो अलग होगा। शैवाल का कार्य अलग है और कवक का कार्य अलग है, वो सबसे फर्क इतना है, इसी चीज को समझना है। तो कहने का मतलब वे युग्मक जो देखने में जिनकी संरचना समान होती है वो समान युग्मक कहलाते हैं, ठीक है ना। किंतु उनकी जो क्रियात्मक है वह भिन्न होती है, उनकी जो करने की जो कार्य होती है वो क्या होती है, अलग होती है, लेकिन संरचनाएं जो उनकी होती है वो समान होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार ठीक जो विषम है, विषम का मतलब क्या, इनमें अंतर होना। विषम मतलब क्या, इनमें अंतर होना। वैसे नर युग्मक एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जैसे समझिए ये वाला, ये नर वाला भाग क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ये जो भाग है ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। नर में तो हमेशा स्पर्म होता है, ये छोटा। लेकिन जो दूसरा जो मतलब युग्मक है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, यानी जो अंड होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो विषम युग्मक होते हैं दोनों में अंतर होता है। विषम मतलब क्या, अलग अलग, यानी अंतर होना। तो वैसे नर जो मतलब कि उनकी जो संरचना है वो छोटी होती है, क्रियात्मक भी छोटी, और जो वैसे मादा युग्मक जो संरचना और क्रियात्मक उनकी बड़ी होती है। तो मेल जो होता है, मेल का स्पर्म हमेशा क्या छोटा होता है, और जो मादा भाग होता है वो अंडाणु जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में विषम युग्मक का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये दो प्रकार के अलग अलग विपरीत होते हैं, इसीलिए इनको विषम युग्मक कहा गया है। ये चीज समझ में आ गया, ये विषम युग्मक है और ये सम युग्मक। सम युग्मक मतलब समान युग्मक होते हैं, ठीक है। नर या मादा दोनों का समान युग्मक संरचना होती है, लेकिन क्रियात्मक क्या होती है, अलग अलग होती है। और इनका जो विषम युग्मक है ये इनका क्या, नर वाला भाग है, नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए शैवाल में क्या विषम शैवाल यदि देखा जाए तो उसमें क्या है, उसमें का जो भाग होता है एक समान होता है, और जो उसमें मादा भाग देखा जाता है वो अलग होता है। दोनों अलग डिफरेंस उन में अंतर होता है। तो ये सम और विषम, इसके बारे में हम लोग जान गए। ये युग्मनज का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये कन्फर्म है कि युग्मक जब यहाँ पर समझते हैं, यह समझिए जब युग्मनज का निर्माण हुआ तो वह जरूर स्थानांतरण होगा ही। जब स्थानांतरण जब तक होगा नहीं तब तक नए संतति क्या होगा, नए संतति की उत्पत्ति होगी नहीं। और नए संतति की उत्पत्ति तभी होगी यानी जब द्विगुणित होगा, द्विगुणित युग्मनज होगा तभी तो नए संतति की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण का नर भाग जो होता है वो क्या होता है, चल होता है। नर युग्मक क्या होता है, चल होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अचल होता है, ठीक है ना। उसे क्या स्थानांतरण यानी युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए यहाँ से जो नर युग्मक आया है और मादा युग्मक, ठीक है ना, ये हो गया आपका नर युग्मक और ये हो गया आपका मादा युग्मक। ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक। तो पहले हम बताएं कि यहाँ पर यदि n है और यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n, द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 23 हो जाएगा प्लस 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, यानी यहाँ पर हमारा 46 इसमें और 46 इसमें है, ठीक है ना। तो इनमें से आधे आएंगे और इनमें से आधे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी एक सदस्य की संरचना करने योग्य हो जाएगा गुणसूत्र। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो नर युग्मक है तो क्या वह चल करके जाता है मादा के पास, या मादा वाला स्थानांतरण होकर के आता है, कि कौन सा आता है इसके बारे में जानते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा जो नर युग्मक होता है, ठीक है ना, जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वही क्या करता है, वही मतलब कि चल होता है, ठीक है ना। जो स्पर्म होता है वही क्या होता है, एक चल होता है,
क्या होता है, चल। कभी भी याद रखिएगा जो स्पर्म होता है मेल वाला वो क्या होता है, चल होता है, वो गति करता है, क्योंकि उसके पीछे वाला भाग ये वाला, ये जो पूंछ जिसे आप लोग को दिखाई देता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि उसको आगे तरफ क्या करना, ढकेलना, जोर से धक्का लगाना, ठीक है ना। तो जैसे ही मतलब इस तरह का करेगा तो आगे की तरफ क्या करेगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्पर्मों में, इसीलिए स्पर्म क्या चल कहलाते हैं। और जो ओवे में होता है, जो अंडा होता है, अंडाणु जिसको कहा जो मादा भाग में पाया जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है, वो अचल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मादा भाग जो अंडाणु है ये अचल है, ठीक है ना, ये चल नहीं सकता, ये जिस जगह पे रहेगा उसी जगह पे क्या रहता है, ये स्थिर रहता है, ये चल नहीं सकता। कारण क्या होता है, कारण हम बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, जो इसको आगे चलने के लिए, ढकलने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यह चीज अंडाणु जो है यह एक जगह क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इसमें जो स्पर्म होता है वह क्या करता है, गति करता है, यानी चल करके अपने स्थान को, स्थानांतरण का मतलब क्या, अपने स्थान को बदलना, अपने स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ये जो स्पर्म होता है एक स्थान से क्या करता है, दूसरे स्थान, मतलब कि यहाँ पर दूसरे स्थान में क्या करता है, स्पर्म आता है, और आने के बाद इस अंड में क्या करता है, प्रवेश करता है, तब जाकर क्या होता है, एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तब वह प्रक्रिया जो होती है निषेचन पूर्व घटना होती है। निषेचन पूर्व घटना दो तरह से होती है, दो तरीके, पहला युग्मज का निर्माण और दूसरा युग्मज यदि बन गए तो फिर वो स्थानांतरण कौन सा हुआ, मेल का हुआ कि फीमेल का हुआ, यह चीज देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि इसमें युग्मज का निर्माण हुआ, यहाँ पर युग्मज निर्माण हो गया, ठीक है ना, द्विगुणित हुआ। जब युग्मज निर्माण हुआ तो फिर इसमें से स्थानांतरण कौन किया, नर वाला किया कि मादा वाला किया। तो यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें नर वाला भाग ही क्या किया, अपने स्थान को बदला, यानी अपने स्थान को छोड़ करके उस मादा वाले भाग वाले स्थान पर गया, तभी जाकर क्या हुआ, एक नए संतान की उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। तो पूर्व यानी जो निषेचन पूर्व घटना होती है ये दो तरीकों से होती है, और दो इनके टाइप्स होते हैं, एक युग्मज जनन और युग्मक स्थानांतरण। आई होप कि यह वीडियो में आप लोग ये चीज क्लियर हो गया होगा कि युग्मज क्या होता है और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है ना। अगर यदि इसमें किसी प्रकार का और दिक्कत होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये चीज कौन सा समझ में नहीं आया, उसको फिर से अगले वीडियो में बनाया जाएगा ताकि आप लोग को स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर हो गया। आइए कुछ जानते हैं जो कुछ जीव होते हैं उनमें कौन से कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं, उसके कुछ लिस्ट में देखते हैं और लिस्ट बनाकर समझा जाता है कौन किस में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, निषेचन पूर्व घटना, एक निषेचन होता है, निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्चात घटना, इन तीनों में से एक प्रश्न आप लोगों को कंफर्म होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट करता है परीक्षा में। तो आई होप कि इस वीडियो को देखिए और आप लोग बार बार, अगर समझ में एक बार में नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए ताकि कभी भी परीक्षा में आए तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से लिख सकें। आइए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। टेबल बना करके समझा जाए किसमें कौन सा कितना गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें लिखते हैं जीवों का नाम। ये है जीवों का नाम, ठीक है ना। इसमें आपका जीवों का नाम हो जाएगा, ठीक। इसमें होगा आपका 2n यानी गुणसूत्र की संख्या, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या, ठीक। अब इसमें जोड़ा जो होता है ना गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है ना। युग्मक n में यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है उसके बारे में, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है ना। इसमें n होगा यानी जोड़ा में होगा और इसमें 2n होगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, एक में क्या होगा 2n और एक में n होगा, यानी
एक में जोड़ा होगा और एक में पूरा उसका जितना 2n मिलने के बाद बनता है वो होता है। देखिए सबसे पहले देखा जाएगा, यदि मनुष्य में देखा जाए तो पहले नंबर में क्या होता है मनुष्य। मनुष्य में कितने होते हैं क्रोमोसोम की संख्या 46, याद रखिएगा 46। और यदि इनको जोड़ा में देखा जाए तो जोड़े में कितने होते हैं 23। कभी भी याद रखिएगा जितना क्रोमोसोम होगा ना उसका ठीक आधा ही होगा उसका n, यानी एक गुणसूत्र, ठीक है ना, उनमें से आधा ही होगा, नहीं उसका आधा कर देते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 23 जोड़ा, ठीक है ना, ये 23 जोड़ा हो जाएगा। जो घरेलू मक्खी होती है, जो घरेलू मक्खी जो भोजन पर जो मतलब इधर उधर मंडराती रहती हैं, ठीक है ना, घरों में जो दिखाई देती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो 2 नंबर में घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है उनमें कितना होता है 12 गुणसूत्र। इसका आधा कितना हो जाएगा 6, इसका आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बताए हैं कि गुणसूत्र का आधा उसका क्या होता है जोड़ा होता है। अब चूहा का देखा जाए तो चूहा कितना होता है 46 होता है, चूहा का 42 होता है, चूहा का कितना हो गया 42, इसका जोड़ा कितना होगा 21 होगा, तभी जाकर 42 होगा, ठीक है ना। उसके बाद कुत्ता का देखा जाए डॉग, ठीक है ना, कुत्ता का देखा जाए तो 78 होता है। 78 का आधा कितना हो जाएगा 78 का आधा आपका हो जाएगा 39 हो जाएगा, ये जोड़ा में है, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए आपका बिल्ली का तो 38 होता है, बिल्ली कितना 38, जोड़ा में 19 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत से ऐसे हैं जो मतलब जी यहाँ पर कुछ मतलब कि नाम दिए गए, जैसे 5 यहाँ पर हम नाम दे दिए। जैसे मनुष्य में 46 होता है, 23 जोड़े होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 होते हैं, जबकि 6 जोड़े होते हैं। चूहा में 42 होता है, जबकि 21 जोड़े होते हैं। कुत्ता में 78 क्रोमोसोम होता है, जबकि 39 जोड़े में होते हैं। और बिल्ली में 38 उसमें क्रोमोसोम होते हैं, जो 19 क्या होते हैं जोड़ों में होते हैं, ठीक है ना। अब फलों वाली जो मक्खी होती है उसमें क्या होता है, उसमें 8 क्रोमोसोम होता है। जो फल वाली जो मक्खी होती है, ठीक है ना, जो फल मक्खी होती है उसमें कितना होता है 8 क्रोमोसोम होता है। इसका जोड़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार और है जो सेब है, सेब में कितना होता है क्रोमोसोम 34 होता है, ठीक है ना। सेब में कितना होता है 34, सेब में कितना होता है 34, जबकि इधर हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत से मतलब कुछ अनुमान लगाए गए हैं जो कि इनमें क्रोमोसोम किसमें कितना पाया जाता है। इस प्रकार अनुमान लगा कुछ आप लोग को मतलब टेबल में बताया गया है, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी की बुक में पूरा दिया गया है, उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। एनसीईआरटी वाला जो बुक होता है उसमें स्पष्ट दिया गया है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा लिख दिया हूँ जितने क्रोमोसोम होते हैं, किसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा भी जाता है। और इसकी इधर में हम जो लिखे हैं जोड़े में है, ठीक, याद रखिएगा। अगर यदि मान लीजिए इधर 4 है तो उधर में 2 जोड़े में होगा, अगर इधर में 16 है तो उधर में 8 जोड़े में होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप कि हम लोग इस वीडियो में इस चीज को कवर किए और जीवों का नाम और उसके गुणसूत्र की संख्या के बारे में जाने। और इसके पहले जीवों में जो जनन होता है उसके पूर्व घटना निषेचन में कौन सी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जाने। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे अगर यदि आप लोग को यह वीडियो मेरे इस वीडियो से आप लोग को हेल्पफुल जैसे भी होता है वैसे आप लोग मतलब इस वीडियो से हेल्प मतलब अपना ले सकते हैं। और यदि वीडियो मेरा ये अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को अगर और भी मतलब मिलते रहेगा अगर यदि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तब। अगर यदि नहीं करेंगे तो आने वाले और वीडियो जो हैं वो आप लोग को शायद नहीं मिल सकेगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।